कैसे हो आप लोग? कैसी रही होली? बढ़िया रही? आगे वापस गांव जाके तुम गांव गए ही नहीं, यहीं थे? बढ़िया है फिर तो। हैं? मेरे को मैसेज करना था। क्या पढ़ना था आज हमें? मॉडर्न हिस्ट्री। अपन पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, या हम हिंदी में कहते हैं आधुनिक इतिहास। मैं सीधा सीधा बात करूं तो हम ये पढ़ेंगे कि अंग्रेज जब हमारे भारत के अंदर आए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान में क्या क्या घटनाएं हुई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारी रियासतों ने अंग्रेजों के साथ जो संधियां की, तब क्या क्या हुआ और कौन कौन सी रियासत ने कौन कौन सी संधि की और वो संधियां कब कब हुई। देखो, राजतंत्र की एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है कि निरंतर होता है। राजतंत्र में कभी लूप होल नहीं होता, यानी जब जब किसी एक शक्ति की ताकतें कम होगी, तब तब हमें कोई दूसरी शक्ति वहां पर उदय होती हुई नजर आएगी। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो हमें उत्तरी भारत में एक बड़ी ताकत नजर आई, जिसको हम कहते हैं मराठे। लेकिन मराठों की छवि महज लुटेरों जैसी बन के रह गई। मराठे आते, अटैक करते, हमारे यहां से चौथ कर लेते और चले जाते। मुगल वो एक ट्रस्ट बिल्ड करने में कामयाब रहे कि हम तुम पे शासन करने आए हैं, लेकिन मराठों ने हम पे कभी शासन नहीं किया। अब मराठों की इस लूटपाट से हमारे राजस्थान के राजा परेशान हो गए और उन्हें ऐसी किसी शक्ति की आवश्यकता थी जो उन्हें मराठों से सेफ फील करा सके, जो उन्हें मराठों से सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके। और ऐसे में भारत के अंदर एक शक्ति पनप रही थी जिसका नाम था ब्रिटिशर्स और जिसका नाम था अंग्रेज। तो मराठों से निजात पाने के लिए राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली? संधि। दो प्रकार की संधियां हुई। एक तो थी सहायक संधियां। कैसी संधियां? पाई लगानी लगा दो। एक संधियां थी सहायक संधियां। सहायक संधियों का मतलब यह हुआ कि रियासत के सारे राजनीतिक मामले और रियासत के सारे आर्थिक मामले रियासत खुद देखेगी। वो संधियां कौन सी हुई? सहायक संधि। आर्थिक मामले यानी पैसों वाला मैटर, और राजनीतिक मामले यानी प्रशासनिक व्यवस्था रियासत खुद संभालेगी, तब तो संधियां कौन सी?
और रियासत के राजनीतिक और आर्थिक मामले जब अंग्रेज संभालेंगे, तब जो संधियां हुई वो संधियां कौन सी? अधीनस्थ संधि। हो गई बात क्लियर? दो प्रकार की संधियां हुई, सहायक संधियां और अधीनस्थ संधियां। सहायक संधियों को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट ट्रीटीज और अधीनस्थ संधियों को हम कहते हैं सब्सिडरी ट्रीटीज। सहायक संधियों का मतलब था कि रियासत के आर्थिक और राजनीतिक मामले रियासत खुद देखेगी, और अधीनस्थ संधियों का मतलब हुआ कि रियासत के राजनीतिक और आर्थिक मामले अंग्रेज देखेंगे। वो संधियां कौन सी कहलाई? अधीनस्थ संधियां। मैं बात करूं सहायक संधियों की, लगा दी फाइल? मैं बात करूं सहायक संधियों की, तो सहायक संधियां सबसे पहले हुई 1803 में। कौन से साल में? 1803 में। और राजस्थान की दो रियासतों ने यह संधियां की। एक रियासत थी भरतपुर और एक रियासत थी अलवर। क्लियर हुई बात? सहायक संधियां कौन से साल में? कौन कौन सी दो रियासतें? ये जब संधियां हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था भारत का गवर्नर जनरल, और उनका नाम था बेटा लॉर्ड वेलेस्ली। क्या नाम था? लॉर्ड वेलेस्ली। लेकिन गवर्नर जनरल अंग्रेज अधिकारी होता था जो पूरे भारत का हेड होता था। पूरे इंडिया को कौन देखता था? गवर्नर जनरल। अब पूरे भारत में 900 के आसपास रियासतों में क्या गवर्नर जनरल अकेला जाके बात करेगा सबसे? तो उसने अलग अलग जगह पर अपने अलग अलग लोग भेजे, और इन दो रियासतों में जो गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि आया उसका नाम था लॉर्ड लेक। गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि नाम क्या था? लॉर्ड लेक। क्लियर हुई बात कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था इस समय और उसका प्रतिनिधि कौन था? अब हम बात करते हैं अधीनस्थ संधियों की। किसकी? अधीनस्थ संधियां राजस्थान में 3 बार हुई, 1817 में, 1818 में और 1823 में। 1817 के अंदर दो रियासतों ने संधियां की। एक का नाम था करौली और एक का नाम था कोटा। कौन सी दो रियासतें? कोटा। अब इन 4 रियासतों को छोड़ दो, 2 इधर आ गई, 2 इधर आ गई, बाकी बचा पूरा राजस्थान। कब? बाकी जो राजस्थान बचा इन 4 रियासतों के अलावा उन्होंने संधियां कब की? अब हुआ क्या, जब 1818 में जोधपुर के राजा मान सिंह जी ने संधि की थी, मैं पढ़ा चुका आपको मिडाइवल में, और अंग्रेजों ने मान सिंह जी को पूछा कि आपके अंडर कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो मान सिंह जी ने कहा साहब मेवाड़ बॉर्डर तक सारा एरिया अपना ही है। तो बीच में एक रियासत पिसीज गई जिसका नाम था सिरोही। अंग्रेजों ने यह सोच लिया सिरोही वाला एरिया भी किसका है? जोधपुर वालों का, मारवाड़ वालों का। लेकिन सबसे संधियां हुई, सिरोही वालों से संधियां नहीं हुई। सिरोही वाले अंग्रेजों के पास चले गए खुद ही, बोल साहब हमारी क्या गलती थी, आपने हमसे संधि क्यों नहीं की? अंग्रेजों को लगा मुर्गा ठीक आया है भाई, चला के फंसने आया है। अंग्रेजों ने पता किया और अंग्रेजों ने कहा नहीं यार, सिरोही तो अलग से रियासत है। तो 1823 में फिर अलग से संधि की, किसके साथ? सिरोही के साथ। 2 प्रकार की संधियां बताई। सहायक संधियां 1803 में हुई, 2 रियासतें भरतपुर और अलवर। अधीनस्थ संधियां 1817 में हुई, करौली और कोटा। 1818 में बाकी राजस्थान और 1823 में कौन? सिरोही। अब हम बात करते हैं ये जो संधियां हुई, इन संधियों के समय भारत का गवर्नर जनरल
तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड होस्टिंग्स। क्या नाम था? लॉर्ड होस्टिंग। अब आपसे कहे कि गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि, क्या कहें? गवर्नर तो नाम था चार्ल्स मेटकोफ। क्या नाम था? इधर रियासतें ज्यादा है ना, लगभग 14 रियासतें हैं। दो इधर आ गई, टोटल 16 थी, दो इधर आ गई, बची कितनी? 14। तो लगभग 14 रियासतों में अकेला चार्ल्स मेटकोफ कैसे जाएगा? तो चार्ल्स मेटकोफ की हेल्प करने के लिए एक आदमी भेजा जो मालवा का रेजिडेंट था, जिसका नाम था जॉन मेलकम। क्या नाम था? मालवा का रेजिडेंट था। तो कहा यार तेरे एमपी बॉर्डर बॉर्डर वाली रियासतों के साथ तो संधियां तू कर ले, बाकी सबके साथ कौन कर लेगा? चार्ल्स मेटकोफ कर लेगा। तो वागड़ वाली तीनों रियासतों के साथ संधियां किसने की? जॉन मेलकम। वागड़ कौन सा क्षेत्र? क्लियर हुई बात? दो प्रकार की संधियां हुई बेटा। पहली संधि सहायक संधि, कब? 1803 में। कौन सी दो रियासतें? भरतपुर और अलवर। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। प्रतिनिधि कौन? फिर संधियां हुई अधीनस्थ संधियां 1817 में, 18 में और 23 में। 17 में दो रियासतें करौली और 1818 में बाकी राजस्थान और 1823 में सिरोही। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड होस्टिंग, गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकोफ, लेकिन वागड़ वाली तीन रियासतों के लिए प्रतिनिधि अलग आया था, जिसका क्या नाम था? जॉन मेलकम। लिखें, इंडेक्स बनाओ, हेडिंग डालिए सबसे पहले आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। और पहली हेडिंग डालिएगा रियासतों की अंग्रेजों के साथ संधियां। रियासतों की अंग्रेजों के साथ संधियां। होली में मजा आया कि नहीं आया तुम्हें? उस दिन सेलिब्रेशन मजा नहीं आया? हैं? हैं? वाह, जीवराजी। अब पढ़ो फिर। इंडेक्स बनाओ पहले।
लिख लिया? जल्दी लिखो बेटा। अरे कोई चेंज नहीं हुआ भाई, सिलेबस में पढ़ो तुम। लिख लिया? अब सुनो, कुछ रियासतें अंग्रेजों ने बनाई थी अपने राजस्थान में। किसने? उसमें 3 रियासतें थी। कितनी? बात करते हैं अपन। रियासत स्थापना कब हुई और वहां के राजा कौन बने? कौन कौन सी रियासत? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले भरतपुर का कुछ एरिया तोड़ा और एक रियासत बनाई बेटा, जिसका नाम था धौलपुर। राजस्थान में जाट राजवंश की रियासतें कितनी? 2, एक भरतपुर और एक धौलपुर। यह रियासत बनी 1806 में। कौन से साल में? और इस रियासत के राजा बने थे जिनका नाम था कीरत सिंह। क्या नाम था? याद रहेगी बात कि पहली रियासत अंग्रेजों ने कब बनाई? 1806 में। कौन सी? धौलपुर। और राजा कौन बना? कीरत सिंह। फिर बात करें तो दूसरी रियासत अंग्रेजों ने बनाई राजस्थान में, वो रियासत थी टोंक। कौन सी रियासत? कब? 1817 में। और राजा बने थे इसके अमीर खां। अमीर खां पिंडारी। क्या नाम था? सुनना, अमीर खां पिंडारी की अंग्रेजों से ठीक बनती थी। उसका कारण था कि भरतपुर के जाट महाराजा रणजीत सिंह ने जब अंग्रेजों के साथ संधि तोड़ दी थी और लॉर्ड लेक को युद्ध में 5 बार हराया था। पढ़ा होगा आपने कल्चर में। उस समय भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में वापस संधि किसी ने करवाई थी, तो किसने करवाई थी? अमीर खां। और अंग्रेजों से अच्छी बनती थी। इन्होंने कहा साहब अब दुकान बंद होने वाली है, आप आ गए तो कोई छोटी मोटी एक दुकान मुझे भी डलवा दो, पेट भर लूंगा। तो इसको एक रियासत दे दी। कौन सी? टोंक। तीसरी रियासत बेटा झालावाड़। कौन सी रियासत? झालावाड़। 1838 में। कौन से साल में? और राजा बने इसके मदन सिंह झाला। कौन? 2 बातें ध्यान रखना। एक तो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है टोंक। राजस्थान में मुस्लिम रियासतें कितनी? एकमात्र। वो भी कौन सी? वो भी अंग्रेजों ने बनाई। उससे पहले हमारे यहां पर मुस्लिम रियासत नहीं थी। दूसरा, झालावाड़ के बारे में कि राजस्थान की अंतिम या राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी? इसके बाद राजस्थान में कोई भी रियासत नहीं बनी थी। ध्यान रहेगी बात कि राजस्थान की सबसे अंतिम या सबसे नवीनतम रियासत कौन सी?
झालावाड़। झालावाड़ के बाद राजस्थान में कोई नई रियासत नहीं बनी थी। और राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी? हेडिंग डालिए। अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई राजस्थान की रियासतें। अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई राजस्थान की रियासतें। जल्दी लिखो। लिख लिया? आगे बात करें। लिख लिया? अब हम बात करेंगे कौन कौन सी रियासतों ने कब कब संधियां की। देखो ज्यादातर काम तो अपना ईयर से हो जाता है, ज्यादातर तो आपको ईयर ही पूछेगा, लेकिन कई बार कर्म माड़े होते हैं, आपको तारीख भी पूछ ले तो आपको तारीख भी पता होनी चाहिए। भरतपुर की तरफ से संधि हुई थी 29 सितंबर 1803 को, संधि की थी रणजीत सिंह ने। अलवर की तरफ से संधि हुई थी 14 नवंबर 1803 को, संधि की थी बख्तावर सिंह ने। किसने? लिस्ट बनानी शुरू करो।
लिख लिया? लिख लिया? लिखिएगा एक नोट डाल के। लिख लिया? बोलो रे, नोट डाल के लिखो। लिखो, लिखो। भरतपुर रियासत ने अंग्रेजों के साथ दो बार संधि की। कितनी बार? ब्रैकेट में लिखो 1803 कोमा 1805। 1803 कोमा 1805 लिख दिया? आगे। धौलपुर रियासतों का गठन कहीं पर 1804, 5 और 6 लिखा हुआ, कौन सा सही माने? जब उन सब में ही सही नहीं लिखा तो बंदे ने बताया वही सही है। अधीनस्थ संधि। सुनो, मैंने कहा था ना 1817 में दो रियासतों ने संधि की थी, करौली और कोटा। लेकिन मैंने कहा था टोंक की क्या हुई थी? स्थापना। तो यहां पर ब्रैकेट में क्या लिखना है? स्थापना। यह संधि नहीं है, बस ये तारीख याद रहे इस वजह से बीच में ऐड कर दिया है मैंने। ध्यान रहेगी बात। मैंने अलग से लिस्ट में टोंक तो स्थापना में लिखाई थी, तो 1817 में तो टोंक की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो थोड़ा ध्यान रखना, टोंक की स्थापना संधि तो दो की, एक करौली की, एक कोटा की। करौली की तरफ से संधि करने वाले हरबख्शपाल और कोटा की तरफ से संधि करने वाले उम्मेद सिंह। नोट करो, लिखो। जल्दी लिखो, फिर एक नोट डालना है। लिख लिया क्या? नोट डालो और लिखो। लिखना है, जल्दी लिखो फिर। नोट डाल दिया?
लिखो कोटा रियासत ने कोटा रियासत ने सॉरी ऐसे लिखो कोटा रियासत के साथ, कोटा रियासत के साथ, कोटा रियासत के साथ अंग्रेजों ने, कोटा रियासत के साथ अंग्रेजों ने पूरक संधि की, पूरक संधि की, कोटा रियासत के साथ अंग्रेजों ने पूरक संधि की, लिख दिया, ब्रैकेट में लिखो अतिरिक्त संधि, लिख दिया। बात करें तो सुनिएगा, कोटा रियासत के एक दीवान हुआ करते थे जिनका नाम था जालिम सिंह जाला। मैंने खूब तारीफ की है पहले भी उनकी, अंग्रेजों के साथ खूब अच्छी बना करती थी। तो अंग्रेजों ने कोटा वालों से कहा कि हमें आपके साथ एक अतिरिक्त संधि करनी है और उसमें 2 शर्तें होगी। कौन कौन सी? तो पहली शर्त तो यह कि जिस प्रकार राजा के बाद उसके बेटे पोते राजा बनते हैं, ठीक उसी प्रकार कोटा रियासत में दीवान के बाद उसके बेटे पोते भी दीवान बनेंगे, कि राजा की तरह दीवान का पद भी वंशानुगत होगा। क्या होगा? कि जिस प्रकार राजा के बेटे पोते राजा बनते हैं, ठीक उसी प्रकार दीवान के बेटे पोते क्या बनेंगे? दीवान। इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं थी, कोटा वाले जालिम सिंह जाला की खूब इज्जत करते थे। लेकिन दूसरी शर्त यह थी कि कोटा के शासन की सारी शक्तियां दीवान के पास होगी। कोटा का राज कौन चलाएगा? दीवान। राजा तो नाम मात्र का होगा। तो फिर जालिम सिंह जाला और कोटा के राजा के मध्य बननी बंद हो गई और किशोरी सिंह सेकंड के साथ 1821 में एक युद्ध लड़ा था जिसको हम कहते हैं मांगरोल का युद्ध। फिर दूसरी रियासतें बीच में पड़ी, अंग्रेजों ने बातचीत की। फिर जालिम सिंह जाला के पोते मदन सिंह जाला के लिए 1838 में कोटा रियासत से 17 परगने तोड़कर एक नई रियासत बनाई गई जिसका क्या नाम था? झालावाड़। आगे बात समझ में? पूरक संधि का मतलब होता है एक्स्ट्रा। 2 शर्तें एक्स्ट्रा हो गई ना, तो अतिरिक्त संधि हो गई, या हम इसे क्या कहते हैं? पूरक संधि कहते हैं। जैसे इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री ट्रीटी। कभी पूरक परीक्षा हुई? कहते हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम। कभी एक्स्ट्रा कॉपी ली ना, कहते हैं सप्लीमेंट्री कॉपी। आगे बात समझ में? तो अतिरिक्त संधि की तो मैंने लिखवा दिया। अतिरिक्त संधि कौन सी रियासत ने की थी? कोटा रियासत ने। इज दैट क्लियर? अब आगे वाली रियासतें लिखो। मैं पहले भी बता चुका हूं, जोधपुर से संधि की थी मान सिंह जी ने, मेवाड़ से संधि करने वाले भीम सिंह जी, और बूंदी से संधि की थी विष्णु सिंह ने। नोट करो। सर थोड़ा धीरे लिखाओ, इससे धीरे नहीं लिखा सकता बेटा। सर धुंधला दिखता है, थोड़ी सी चमक रखो बेटा। होली को आंख में कुछ पड़ गया होगा, साफ कर ले। यहां तो बराबर पड़ के पड़ रहे, उतना के उतना चमक रहे हैं पहले की तरह।
लिख लिया सबने? चेंज करूं स्लाइड? पूरक संधि को व्यापक संधि भी कहते। क्यों? क्यों कहें? नहीं कहेंगे। मन से ही कह लेते हैं। लिख लिया? चेंज करूं? जल्दी लिखा रहा हूं, कह रहे मैं। हैं? आराम से लिख पा रहे हो ना? एक जना कमेंट करे, पहले आप कितने मजे से लिखा देते, अभी तक जल्दी जल्दी क्यों लिखाते हो? पहले तू कमेंट नहीं करता था, अब तू कमेंट करता है, तो लिखने का टाइम कमेंट करने में खराब कर देता है। मेरा एक दोस्त था ऐसा कैसा, उसका परसों रात को एक्सीडेंट हो गया। लिख लिया? लिखे कि नहीं? फेरू कहीं फास्ट लिखा बहन, घंटी ढेरी है। लिखो। सर वो मर गया क्या? नहीं, मरने वाला है बस। लिख लिया? लिख लिया? चेंज करें? फिर देखो झालावाड़ की क्या हो गई स्थापना, क्या है?
लिख लिया। सर हमारी रियासत जैसलमेर कहाँ गई? गुम गई बेटा, है ना? वो तो मुझे ही पता है, रिकली इसका चेता कहाँ है? सुबह सुबह आधे नींद में रहते हैं। अभी पिछले पेज पे ही तो लिखी थी जैसलमेर, मूलराज सेकंड। लिख लिया? लिखिएगा, संधि करने वाली सबसे अंतिम रियासत। संधि करने वाली सबसे अंतिम रियासत, डैश करके लिख दो जैसलमेर, सॉरी सिरोही, वो याद रह गया उसका जैसलमेर। संधि करने वाली सबसे अंतिम रियासत सिरोही। कौन सी? झालावाड़ की तो स्थापना है ना गरीबों, संधि कहां हुई? इसीलिए तो लिखवाया अलग से, मुझे लगा सबसे लास्ट नाम झालावाड़ का तो तुम झालावाड़ समझ जाओगे, वही हुआ। अब सुनो, अंग्रेज जब हमारे यहां पे शासन करने आए तो अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अंग्रेजों का भारत में सबसे बड़ा जो पद होता था वो कहलाता था गवर्नर जनरल। कौन सा पद कहलाता था? गवर्नर जनरल। अब हमारी सारी रियासतों के साथ संधियां हो गई, तो राजस्थान में 3 इन्होंने बना दी, 16 पहले से थी, 19 रियासतें हो गई। तो उन 19 रियासतों के मामले को कौन संभाले, क्या करें? तो साहब एक पद बनाया और उसका नाम रखा गया रेजिडेंट फॉर राजपुताना। अपने राजस्थान वाला एरिया क्या कहलाता है? राजपुताना। तो इस पद का क्या नाम रखा गया? रेजिडेंट फॉर राजपुताना। कब? 1818 ईस्वी। अब बोला साहब ये जो रेजिडेंट फॉर राजपुताना है इसका ऑफिस कहां होगा? तो कहा ये बैठेगा दिल्ली। कहां बैठेगा? दिल्ली। और होंगे कौन ये साहब? तो इन साहब का नाम है डेविड ऑक्टरलोनी। क्या नाम है? कि रेजिडेंट फॉर राजपुताना पद कब बना? पद किस, सॉरी, हेडक्वार्टर कहां? दिल्ली। और कौन बना? डेविड ऑक्टरलोनी। सुनिएगा, दिल्ली से राजस्थान को ऑपरेट करना आसान है? नहीं। तो बोला हेडक्वार्टर चेंज की जाए। तो बोला ठीक है, इस पद को खत्म कर दो। तो रेजिडेंट फॉर राजपुताना के पद को समाप्त कर दिया। इसलिए राजस्थान के एकमात्र रेजिडेंट कौन? राजस्थान के प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपुताना, राजस्थान के अंतिम रेजिडेंट फॉर राजपुताना, क्योंकि इस पद को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया। तो नया पद कौन सा बनाया गया? नया पद बनाया बेटा एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन सा? एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसको हम क्या कहते हैं?
कि गवर्नर जनरल का क्या है, एजेंट है। ठीक है साहब। बोला कहां बैठेगा, तो बोला अजमेर बैठ जाएगा, क्योंकि हमारे राजस्थान में अंग्रेजों के पास एक ही जगह थी। वो कौन सी जगह थी, अजमेर। बाकी सब रियासतों की तो संधियां थी, तो अंग्रेज खुद की जगह बिठाएंगे खुद के अधिकारी को, जिसका क्या कौन सी जगह बैठता था, अजमेर। और राजस्थान के सबसे पहले एजीजी बने थे, उस व्यक्ति का नाम था इब्राहिम लॉकेट। क्या नाम था, राजस्थान के पहले एजीजी कौन, इब्राहिम लॉकेट। लेकिन अंग्रेज यूरोप के रहने वाले थे और अजमेर की गर्मी अंग्रेजों को सेट हुई नहीं, अजमेर की गर्मी में मामला बैठा नहीं। तो बोला अब क्या करें, तो बोला 1845 में, कौन से साल में, अंग्रेज अपना हेडक्वार्टर ले गए माउंट आबू। कहां पर, बोला आज से कहां रहेंगे। लेकिन वही बात होगी ना बेटा, दिल्ली में और माउंट आबू में कोई खास डिफरेंस थोड़ी है। भाई सोचो कि चाहे दिल्ली से राजस्थान को कंट्रोल करना पड़े, चाहे माउंट आबू से राजस्थान को कंट्रोल करना पड़े, दूरी तो वही होगी ना। आज तुम सोचो राजस्थान की राजधानी माउंट आबू और गंगानगर जिले वाले क्या भाव पड़ा, तो राजधानी तो सेंटर में होनी चाहिए। माउंट आबू से भी मामला बैठा नहीं, तो 1864 में एक सिस्टम लाए। कौन से साल में, बोला साहब जो समर हेडक्वार्टर होगी, जो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय होगा, वो रख दो माउंट आबू। कि भाई गर्मियों में तुम्हें अजमेर में गर्मी सहन नहीं होती, तो गर्मियों में तुम कहां चले जाना, माउंट आबू। और क्या साहब शीतकालीन मुख्यालय, कि सर्दियों में तो अजमेर रहो ना, क्या दिक्कत है, सही बात है कि सर्दियों में कहां रह लो, अजमेर। ठीक है सर, ध्यान रहेगी बात। 1832 में एजीजी का पद बना था, मुख्यालय था अजमेर, और राजस्थान के सबसे पहले एजीजी बने थे मिस्टर इब्राहिम लॉकेट। और 1845 में माउंट आबू, 1864 में ग्रीष्मकालीन यानी समर हेडक्वार्टर माउंट आबू, और शीतकालीन यानी विंटर हेडक्वार्टर अजमेर। और इस एजीजी के नीचे जो पद हुआ करता था उसको कहते थे बेटा रेजिडेंट। क्या कहते थे, या यही पद कहलाता था पॉलिटिकल एजेंट। क्या कहलाता था, पॉलिटिकल एजेंट। समझना, रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी। कभी हॉस्पिटल जाना नाइट के टाइम में, और आपके कोई मेडिकल केस हो, तो वो नर्स या कंपाउंडर कहता है कि रेजिडेंट डॉक्टर को बुलाते। एक पढ़ा लिखा होता है वो कहता है रेजिडेंट डॉक्टर कौन है। इसका मतलब वह डॉक्टर जो वहां रहता है उसे क्या कहते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर। तो अंग्रेजों का वो अधिकारी जो रियासत में रहता था उसे क्या कहते थे, रेजिडेंट। क्या कहते थे, रेजिडेंट। अब संधियां दो प्रकार की थी, एक सहायक संधि और एक अधीनस्थ संधि। तो वह रेजिडेंट जो रियासत के राजनीतिक मामलों को देखता था उसे कहते थे पॉलिटिकल एजेंट। राजनीतिक मामले मतलब पॉलिटिकल मामले, तो वह रेजिडेंट जो रियासत के राजनीतिक मामलों को संभालेगा वो क्या कहलाएगा, पॉलिटिकल एजेंट। और राजस्थान में तो दो रियासतों को छोड़ दो, बाकी सारी नहीं कौन सी संधियां की, अधीनस्थ संधियां। तो उनके सबके राजनीतिक मामले कौन देखेगा, अंग्रेज देखेगा, पॉलिटिकल एजेंट देखेगा। तो राजस्थान में सारे के सारे कौन होते थे, पॉलिटिकल एजेंट। अपने राजस्थान में रेजिडेंट वाला मामला नहीं था। इज दैट क्लियर, लिखे तो हेडिंग डालो, अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था। वर्षा ऋतु में कहां रहते थे, तेरे घर भेज दूं, सर आपने स्थापना में 2 रियासतें लिखाई, फिर 3 कैसे, कहां लिखाई 3, कहां लिखाई 2। हेडिंग डालो, अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था
अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था। अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था। लिख दिया। आगे बात करें, पहला पॉइंट लिखिए। 1818 में 1818 में अंग्रेजों ने रेजिडेंट फॉर राजपूताना का पद बनाया। रेजिडेंट फॉर राजपूताना का पद बनाया। जिसका मुख्यालय दिल्ली था। सर हम कोरोना काल के पास हुए हैं, जीके कम आता है। अरे हमारे कोई वहां इंजेक्शन थोड़ी लगता था जीके का जो तुम्हारे कोरोना में लगा नहीं। लिखो नई लाइन से। राजस्थान के एकमात्र रेजिडेंट फॉर राजपूताना। राजस्थान के एकमात्र रेजिडेंट फॉर राजपूताना। लिख दिया डेविड डॉक्टर लोनी। लिख दिया। लिख दिया। नई लाइन से लिखना। 1832 में एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, जिसका राजस्थान के प्रथम एजीजी, ऐसे लिखो, राजस्थान के प्रथम एजीजी इब्राहिम लॉकेट। राजस्थान के प्रथम एजीजी इब्राहिम लॉकेट। लिख दिया। लिख दिया। नई लाइन से लिखो। मुख्यालय लिखो अजमेर। मुख्यालय अजमेर। लिख दिया। नई लाइन से लिखो।
1845 में मुख्यालय आबू स्थानांतरित किया गया। 1845 में मुख्यालय आबू स्थानांतरित किया गया। आबू स्थानांतरित किया गया। लिख दिया, नई लाइन से लिखो। 1864 में क्या लिखा? ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू, तथा शीतकालीन मुख्यालय अजमेर को बनाया गया। लिख लिया। आगे बात करें। बोलो, लिख लिया? हेडिंग डालो। 1857 की क्रांति। जनरल इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मैं आपसे कहूं सर भगवान की कृपा से अगर लग गए तो डिपार्टमेंट कौन सा लेंगे 4th ग्रेड में? लाग तो जाओ पहले। डिपार्टमेंट तुम्हारे हिसाब से थोड़ी मिलेगा, जैसे नंबर लाओगे वैसा डिपार्टमेंट मिल जाएगा अपने आप। तो जिस समय क्रांति चल रही थी उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड पैमस्टोन। क्या नाम था? लॉर्ड पैमस्टन। फिर आपसे कहेगा कि इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन? तो ध्यान रखना बेटा, लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? आपसे कहेंगे कि राजस्थान का एजीजी कौन? कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। फिर आपसे कहेंगे कि क्रांति का प्रतीक क्या था? तो कमल का फूल और रोटी कह दो या फिर क्या कह दो, चपाती। क्लियर बात? फिर आपसे पूछेगा क्रांति की तय तिथि कौन सी तिथि? तय तिथि। तो 31 ऑफ मई 1857 AD कि साहब क्रांति कब शुरू करनी है? तो 31 मई 1857 को। लेकिन शुरू अलग तारीख क्या हो गई थी, तो हम कहेंगे क्रांति की
शुरुआत। दो बातें कि क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई और क्रांति की शुरुआत तो भारत में हुई थी 10 मई 1857। कहां से? और राजस्थान में कौन सी छावनी? नसीराबाद छावनी। इज दैट क्लियर? नोट करो। पॉलिटिकल एजेंट के बारे में नहीं लिखना बेटा, टेंशन नहीं लेना। लिख लिया? जल्दी लिखो रे। लिख दिया? लिखो।
लिख दिया। लिख लिया। बात करेंगे हम क्रांति का तत्कालिक कारण। किसकी? तत्कालिक कारण। क्या हुआ था? तो अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को पहले एक बंदूक दे रखी थी, जिस बंदूक का नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? उसको हटाकर अंग्रेजों ने सैनिकों को एक नई बंदूक दी जिसका नाम था एनफील्ड। क्या नाम था? एनफील्ड राइफल। ब्राउन बेस भी राइफल ही थी, एनफील्ड ही राइफल है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि एनफील्ड में जो कारतूस लगते थे, जो गोलियां लगती थी, उनके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी थी, जिससे कारतूसों का प्रयोग करने पर गाय की चर्बी से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट होता था और सूअर की चर्बी से मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट होता था। आगे बात समझ में? हेडिंग डालिए, क्रांति का तत्कालिक कारण। क्रांति का तत्कालिक कारण। दुर्ग की तरह क्रांति का वीडियो दिखाइए ना सर। बेटा दुनिया में हर चीज का वीडियो नहीं होता ना, कुछ एक चीजों का ही वीडियो होता है। हाँ, हेडिंग डाली तत्कालिक कारण। तो लिखिए, अंग्रेजी सरकार ने सैनिकों को ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल दी, जिसके कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी थी। गाय और सूअर की चर्बी थी, जिससे हिंदू व मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं प्रभावित हुई। लिख दिया। लिख दिया। सर फॉर्म की डेट बताना। 31 फरवरी को शुरू हुए थे बेटा, और 35 मार्च लास्ट डेट है। लिख लिया। अब हम बात करेंगे कि जिस समय क्रांति हुई थी उस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो 6। कितनी?
सबसे पहली सैनिक छावनी थी बेटा नसीराबाद। कौन सी? अजमेर में। कहां पर? दूसरी थी नीमच। कहां पर? तीसरा था देवली। कहां पर? चौथी थी बेटा एरीनपुरा। कहां पर? नए जिलों के हिसाब से सुमेरपुर साइड चल जाएगी, नए जिलों के हिसाब से पाली। फिर ब्यावर। नए जिलों के हिसाब से तो ब्यावर खुद जिला है, लेकिन पुराने जिलों के हिसाब से खेरवाड़ा। कहां पर? तो क्रांति के दौरान राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां? 6। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरीनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरीनपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा। बोलो मेरे साथ। और बोलो। और बोलो। मरियोड़ा हो गई। सही से बोलो, जोर से। पहले कुत्ता चराता कहीं, बकरियां तान कोई दे कौन है? जितना है भाई बोलने में पीछे रहे ना, नौकरी में उतना सही रहोगे। बामण हूं कदी कदी जबान पर सरस्वती बैठे, शुभ शुभ निकल और जा। ध्यान रखना सर, मोटिवेशन करो। देखो मेरे गांव में बूढ़े बडेरे एक बात कहते हैं कि घोड़ो दौड़ी तो धूसू दौड़ी, धकाऊ को दौड़े। आई ना बात समझ में? पेट्रोल के फुंबे लगा लगा कितने एक दिन चलाऊंगा, शेवट तो खुद ही चलना पड़ेगा बेटा। मोटिवेशन कुछ नहीं होता, मोटिवेशन तुम्हारे माँ बाप है, उनकी शक्ल देखो, उनसे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। पिछली बार पापा कब जूते खरीद के लाए थे, पापा ने कब कहा था कि मेरे एक बढ़िया नया टी शर्ट लेके आना है, ये सोच लेना तुम, उससे बड़ा मोटिवेशन हो क्या सकता है ना? बाकी मोटिवेशन कुछ नहीं होता, तैयारी खुद करनी पड़ेगी, खुद पढ़ना पड़ेगा। ट्रिक बताओ। लाल कलर के मोजे पहनने, आसमानी कलर की पैंट, बरगंडी कलर का एक टी शर्ट पहनना है, बाल पूरे उतरवाने सर में से, उसके बाद माथे को नीचे टिकाना, टांगड़े करने ऊपर, और दोनों हाथों को कमर पे रख के फिर पढ़ना है ना? और वो भी रात को 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। 2 नींबू और 2 कुमकुम की पूड़ी, इन चावलन मूंग मेल के, अपने आप याद हो जाएगा सब। हेडिंग डालो। क्रांति के दौरान राजस्थान में स्थित क्रांति के दौरान राजस्थान में स्थित सैनिक छावनियां। ट्रिक क्या होती है? पढ़ना पड़ता है भाई। ट्रिक है होती है, अगला ही नौकरी कौन लाग गया था। राजस्थान में स्थित सैनिक छावनियां। भरतपुर ने सहायक संधि की थी, फिर उसका पॉलिटिकल एजेंट क्यों बनाया गया? क्यों? तेरे को क्या दिक्कत हो रही? तू सैलरी दे रहा है। राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट तो 6 ही थे ना, रियासतें 19 नहीं थी क्या? हैं? फिर बाकी रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट कहां हैं?
तो बेटा जिस प्रकार किसी एक तहसील में एसडीएम नहीं होता तो पास वाली दूसरी तहसील वाले एसडीएम को चार्ज देते हैं ना, उसी प्रकार पॉलिटिकल एजेंट एक रियासत का थोड़ी होता था। कर्नल जेम्स टोड जब आया था तो वो मेवाड़ और हाड़ौती की तीनों रियासतों का पॉलिटिकल एजेंट था, यानी कोटा बूंदी झालावाड़ वाला एरिया भी कर्नल जेम्स टोड देखता था और मेवाड़ भी कौन देखता था? टोड देखता था, है ना। जरूरी थोड़ी है वो एक भरतपुरी संभाल रहा है, वो आस पास की बाकी रियासतें भी देख रहा होगा। सर एनिमल अटेंडेंट में क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ जाट प्रिंसिपलिटी ऑफ भरतपुर, एंड सेकंड क्वेश्चन इन विच ईयर डिड महाराणा भूपाल सिंह अटेंड द एसेंड द मेवाड़ गद्दी। तो बेटा भरतपुर में जाट राजवंश के संस्थापक कौन है? दुनिया जानती है, महाराजा सूरजमल जाट। कौन? महाराजा सूरजमल जाट। और भूपाल सिंह आजादी के समय शासक हैं, आगे बताऊंगा एकीकरण के टाइम में, मॉडर्न में पढ़ेंगे हम, है ना। जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय राजा कौन थे? भूपाल सिंह जी। कौन? भूपाल सिंह जी। लिख लिया 6 नाम। क्रांति के दौरान राजस्थान में स्थित सैनिक छावनियां, और 6 के 6 नाम लिखो। नसीराबाद, नीमच, देवड़ी, हरीनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। लिख दी 6 छावनियां, जल्दी लिखो। लिख दिया? लिखिएगा। ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी में क्रांति नहीं हुई। ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी में क्रांति नहीं हुई। तो कितनी छावनियों में क्रांति हुई? कुल कितनी छावनियां? कितनी में क्रांति नहीं हुई? 2। इज दैट क्लियर? हेडिंग डालो वापस, नसीराबाद छावनी। हेडिंग डाली नसीराबाद। आंसर सीट में चूड़ामन को सही माना क्योंकि मैं भी सूरजमल करके आया। बेटा चूड़ामन सूरजमल जी के, सॉरी बदन सिंह, और बदन सिंह के पिता यानी सूरजमल के दादा थे चूड़ामन, है ना। अब देखो ऐसे तो फिर अपन गोकुला को भी सही मान सकते हैं। गोकुला जाट ने सबसे पहले इधर जाट रियासत का प्रारंभ कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने उनकी भी हत्या कर दी थी। औरंगजेब ने चूड़ामन की भी हत्या कर दी थी, है ना। फिर तो वो पहला राजा पूछ रहे हैं, संस्थापक नहीं पूछ रहे ढंग से, है ना। कभी कभी ऐसी लैंग्वेजेस आती है, सर आपने जाट वंश क्यों नहीं पढ़ाया? मन नहीं था मेरा, मुझे इतना ही आता है ना। हाँ क्या लिख रहे थे? लिखिएगा। 1818 में
क्या लिखा? डेविड ऑक्टरलोनी ने पहले लिखा था ना नाम, डेविड ऑक्टरलोनी ने नासिराबाद छावनी की स्थापना की। नासिराबाद छावनी की स्थापना की। लिख दिया? लिखिएगा, नासिराबाद छावनी क्या लिखा? अन्य सभी छावनियों का मुख्यालय था। लिख दिया? लिख दिया? हेडिंग डालो देवली छावनी। नीमच हम नहीं पढ़ेंगे, हेडिंग डालो देवली छावनी। नीमच का विद्रोह अपने काम का, जो हम पढ़ लेंगे। लिख दिया? क्या लिखा? लिखिए, 1838 में गठित 1838 में गठित कोटा कंटेंजेंट का मुख्यालय, कोटा कंटेंजेंट का मुख्यालय कोटा कंटेंजेंट का मुख्यालय। लिख दिया? लिख दिया बेटा? वापस हेडिंग डालो एरीनपुरा। हेडिंग डालिए एरीनपुरा। तो लिखिए 1835 में मेजर डाउनिंग ने 1835 में मेजर डाउनिंग ने, डाउनिंग नहीं लिखना आता क्या? तो फिर मेजर डाउनिंग ने जोधपुर लीजियन की स्थापना की। जोधपुर लीजियन की स्थापना की। जोधपुर लीजियन की स्थापना की, जिसका मुख्यालय एरीनपुरा था। लिख दिया? हेडिंग डालो ब्यावर। हेडिंग डालो ब्यावर। लिखा? तो लिखिएगा ब्यावर के बारे में। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय ब्यावर था।
जिसका मुख्यालय ब्यावर था, जिसका मुख्यालय ब्यावर था। लिखो, इसकी स्थापना मेजर डिक्सन ने की। इसकी स्थापना मेजर डिक्सन ने की। स्थापना मेजर डिक्सन ने की। लिख दिया? हेडिंग डालो, खेरवाड़ा। लिखो, लिखो, अठारह सौ सैंतीस में 1837 में आउटडर्म ने अपनी रिपोर्ट दी। OUTDRUM, आउटडर्म ने अपनी रिपोर्ट दी। आउटडर्म ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। हां, मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा था, और स्थापना 1841 में हुई। लिख दिया? स्थापना कब हुई? आगे बात करें। सबसे पहले हेडिंग डालिए, नसीराबाद का विद्रोह। कौन सा विद्रोह? नसीराबाद। सुनिएगा, नसीराबाद छावनी में 3 सेना की टुकड़ियां मौजूद थी। कौन कौन सी? एक सेना की टुकड़ी थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्या नाम था? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। एक सेना की छावनी थी जिसका नाम था 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 2 और तीसरी का नाम था बॉम्बे लांसर्स। क्या नाम था? अब सुनो, ये जो बॉम्बे लांसर्स थी, ये थोड़ी अंग्रेजों के खास थी, और अंग्रेजों को बंगाल वालों पे वहम था
कि क्रांति सबसे पहले कौन करता है? बंगाल वाले, क्योंकि पूरे भारत में बंगाली प्रभावित थे। और दूसरी बात, ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी है, ये आई भी मेरठ से थी कि एक तो बंगाल के सैनिक है सारे, वैसे भी शक के घेरे में, और दूसरा इनकी पहले पोस्टिंग कहां थी? मेरठ। और सबसे पहले विद्रोही कहां हुआ? तो इन बॉम्बे लांसर्स वालों को अंग्रेजों ने कहा कि तुम इस 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों का क्या रखना? ध्यान रखना भाई, दोनों ये बंगाली कुछ गड़बड़ नहीं करते। जिसमें हाई अलर्ट पे कौन? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, क्योंकि ये कहां से आए? मेरठ से। अब ये बॉम्बे लांसर्स वाले आते हैं जाते हैं इन मेरठ 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वालों को क्या करे? परेशान। कुछ 4 आदमी बैठ के बात करें तो क्या बात नहीं करोगे? साथ बैठ के खाना खा ले तो बोले दूर बेटा, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। परेशान हो गए बेटा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक, बॉम्बे लांसर्स वाले दुखी कर दिए। और अगले दिन सुबह सुबह एक अंग्रेज अधिकारी ने आदेश दिया, बोले साहब 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जितने भी सैनिक हैं वो अपने हथियार जमा कराएंगे, आप हथियार नहीं रख सकते, और किसी भी सैनिक की सबसे बड़ी बेइज्जती होती है उससे उसके हथियार छीन लेना। इसलिए आप फिल्मों में जब भी किसी पुलिस वाले का या फौजी का सस्पेंशन का सीन देखते हो तो उसकी गन जब्त की जाती है। इसलिए हिंदी में मुहावरा होता है, हथियार डालना यानी हार मानना। अब इन्होंने कहा यार इनको शक तो वैसे भी है, और क्यों ना इनके शक को यकीन में बदल दी जाए। और सबसे पहले 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने 28 मई को, कितनी तारीख को? एक नेता था बख्तावर सिंह, किसके नेतृत्व में? इन्होंने यहां पर क्या कर दी? क्रांति। क्या किया इन्होंने? तो इन्होंने, एक अधिकारी था जिसका नाम था कर्नल न्यूबेरी। क्या नाम था? कर्नल न्यूबेरी। और एक अधिकारी था कैप्टन स्पॉटिसवुड। क्या नाम था? कैप्टन स्पॉटिसवुड। दोनों को मार दिया सर। किसको मार दिया? कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड, दोनों के दोनों यहां पर मारे गए। 2 लोग घायल हो गए थे, लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी। वहां पर क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। एक अधिकारी था जिसका नाम था कर्नल पेनी। क्या नाम था? कर्नल पेनी। जब यहां पर क्रांति हुई तो ये नसीराबाद से ब्यावर की तरफ भाग रहे थे। किधर भाग रहे थे? रास्ते में कोई एक सैनिक था, उसने मजाक कर ली। सब जा ही रहे थे और उसने मजाक में कहा, हे आएगा। इतने वो हाउ किया, हाउ में कालजा फाट गया भाई साहब। किसका? कर्नल पेनी का। नाम ही पेनी हो तो कालजा ही फाटेगा, फिर और तो क्या फाटेगा, है ना? पेन हो गया इसके कालजे में, और रास्ते में इसको क्या आ गया? हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक से इसकी क्या हो गई थी? ध्यान रहेगी बात। क्या नुकसान हुआ? तो 2 अधिकारी मारे गए थे, कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड। 2 घायल हो गए थे, लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी। और एक आदमी की रास्ते में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसका क्या नाम था? कर्नल पेनी। अब आगे बढ़े और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वालों को कहा कि बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, मार दिया जाए या? उन्होंने कहा टेंशन क्यों ले रहे हो भाई साहब, हम तो आपके साथ हैं। तो 30 मई 1857 को, कितनी तारीख को? एक सैनिक छावनी इनके साथ जुड़ गई जिसका क्या नाम था? 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और क्रांतिकारी यहां से दिल्ली की तरफ चले गए। किधर चले गए? दिल्ली की तरफ। अजमेर इसलिए नहीं गए क्योंकि क्रांतिकारियों के पास लूट का सामान भी ज्यादा था
और क्रांतिकारियों के साथ घायलों की संख्या भी ज्यादा थी, प्लस इनके साथ इनके परिवार भी थे। इस वजह से ये यहां से कहां चले गए? दिल्ली की तरफ। दूसरी बात, पूरे भारत की क्रांति को भारत का मुगल बादशाह बहादुर शाही लीड कर रहा था, तो सभी भारत के क्रांतिकारी कहां ही जा रहे थे? दिल्ली। ये भी कहां चले गए? हेडिंग डालिए, नसीराबाद का विद्रोह। सर मेरी शादी है भागीरथ सर, नागिन डांस करने आ जाएंगे? कि मास्टर है, नचारे थोड़ी है। आ जाएंगे। तुम्हारी औकात है भागीरथ जी को अफोर्ड करने की? लोग गहना गहना वाला पैया भागीरथ जी ले जाए। हाँ भिगो कांड और न पानी और पड़ी आते। हेडिंग डाली, नसीराबाद का विद्रोह। तो लिखिए पहले, नसीराबाद में मौजूद सेना की टुकड़ियां, नसीराबाद में मौजूद सेना की टुकड़ियां हेडिंग डाल दी। तीनों नाम लिखिए, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और बॉम्बे लांसर्स। लिख दिया, तीनों सेनाओं के नाम लिख दिए। अब नई लाइन से लिखना शुरू करो। 28 मई 1857 को बेटा मैंने कब बोला कि पॉलिटिकल एजेंट उसी रियासतों का है जिससे अधीनस्थ संधि की? मैंने कहा कि जिन रियासतों के राजनीतिक मामले रेजिडेंट संभालते हैं उसे क्या कहते हैं? पॉलिटिकल एजेंट कहते हैं। मैंने अभी ये भी तो बताया कि पॉलिटिकल एजेंट कोई एक रियासत का थोड़ी होता था। राजस्थान में 19 रियासतें थी, पॉलिटिकल एजेंट तो 6 ही थे ना। एग्जाम्पल दिया था ना कि कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ के भी पॉलिटिकल एजेंट थे। हाड़ौती वाले क्षेत्र को भी कौन संभालते थे? आगे ना बात समझ में। अब एक रियासत के साथ सहायक हो तो दूसरे के साथ तो अधीनस्थ हो ही सकती है ना, हैं? अब बेटा ऐसे तो करौली में कोई पॉलिटिकल एजेंट था ही नहीं ना, पर करौली वाली संधि तो अधीनस्थ थी ना, हैं? जैसे कोटा में पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, लेकिन झालावाड़ में था क्या कोई? है बूंदी में था क्या कोई? टोंक में था क्या कोई? तो फिर वही संभालता था सारा एरिया, है? पहले भी यही समझाया था, अब भी यही समझा रहा हूं। अब भी नहीं समझ में आ रहा ना, तो फिर लिखो, लिखो। क्या लिख रहे थे? क्या लिखा? 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने बख्तावर सिंह के नेतृत्व में बख्तावर सिंह के नेतृत्व में बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति कर दी, क्रांति कर दी। क्रांतिकारियों ने स्लाइड चेंज करना। कर्नल न्यूबेरी
क्रांतिकारियों ने कर्नल न्यूबेरी कर्नल न्यूबेरी तथा कैप्टन स्पोर्टिसवुड की हत्या कर दी। कर्नल न्यूबेरी या कैप्टन स्पोर्टिसवुड की हत्या कर दी। कैप्टन स्पोर्टिसवुड की हत्या कर दी। लिख दिया? नई लाइन से लिखना। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी घायल हो गए। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी घायल हो गए। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी घायल हो गए। लिख दिया? नई लाइन से लिखना। कर्नल पेनी की ब्यावर जाते समय हृदयाघात से मृत्यु हो गई। लिख दिया? ब्यावर जाते समय हृदयाघात से मृत्यु हो गई। स्लाइड चेंज करना। लिखो 30 मई को 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक भी इनके साथ जुड़ गए। लिख दिया? नई लाइन से लिखना। क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ चले गए। क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ चले गए। लिख दिया? आगे बात करें। हेडिंग डालो, नीमच का विद्रोह। नीमच का विद्रोह। तो देखो, पूरे भारत में क्रांति हुई 10 मई को मेरठ छावनी से, और अपने राजस्थान में भी हो गई 28 मई को नसीराबाद से। तो राजस्थान का एजीजी जो था उसने पूरे राजस्थान की रियासतों को लेटर लिखा और कहा भाई अपने भी क्रांति हो सकती है, और अपनी जितनी भी सैनिक छावनियां थी उनको भी लेटर लिखा, बोला अपने भी क्रांति हो सकती है, मामले का ध्यान रखना। तो नीमच में लेटर आया, और नीमच में एक अधिकारी था जिसका नाम था कर्नल एबोट। क्या नाम था? कर्नल एबोट। इसने लेटर पढ़ा 2 तारीख को सुबह सुबह। कितनी तारीख को? सभी नीमच छावनी में भारत के जो सैनिक थे उनको बाहर ग्राउंड में बुलाया और उनको बोला भाई तुम शपथ लो, तुम प्रतिज्ञा लो
कि तुम अंग्रेजों के प्रति हमेशा वफादार रहोगे और तुम अंग्रेजों के खिलाफ कभी भी क्रांति। एक आदमी था जिसका नाम था मोहम्मद अली बेग। क्या नाम था? बेग। अवध का रहने वाला था। कहां का? और इसने कहा साहब मैं तो कोई आज शपथ लूं और कोई कल शपथ लूं, मैं तो बिल्कुल क्रांति करूंगा और सबसे पहला बम ही आप पे फेंकूंगा। अगर तुम ज्यादा ही जबरदस्ती कर रहे हो तो लो ले लूं शपथ, सोगनों से मरे ऐसे मां बाप ही किस काम के। अंग्रेजों को लगा यार आदमी टेढ़ है, और अबोट उसे एक तरफ लेके गया, उसे पोटाया, उसे समझाया और 2 तारीख को मामला शांत कर दिया। अब वहां से निकलकर मोहम्मद अली बेग कैंप में पहुंचा और बाकी सैनिकों का बस डर गया। उन्होंने कहा डर नहीं गया, अपने पास कोई योजना ही नहीं है, पहले प्लान बनाओ करना क्या है। तो प्लानिंग बनाई और 3 जून को, कितनी तारीख को, इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी एक भारतीय सैनिक था हीरा सिंह। कौन? उसके नेतृत्व में नीमच में क्या हुई? क्रांति हुई। और यहां पर एक सार्जेंट था, पद होता है सार्जेंट, नाम नहीं है। अंग्रेजों की फौज में एक रैंक हुई सार्जेंट। उस सार्जेंट और उसके परिवार की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इज दैट क्लियर? हेडिंग डालो नीमच का विद्रोह। हेडिंग डालो नीमच का विद्रोह। लिखिएगा 2 जून 1857 को, 2 जून 1857 को क्या लिखा? कर्नल एबोट ने भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ दिलवाई। वफादारी की शपथ दिलवाई। वफादारी की शपथ दिलवाई। लेकिन मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से मना कर दिया। ब्रैकेट में लिखना अवध है ना। लेकिन मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से मना कर दिया। देखो सुनो मेरी बात, क्रांति में एक तो मुस्लिम अंग्रेजों से ज्यादा नाराज थे। उसका कारण था बेटा कि बहादुर शाह वापस क्या बनेगा? बादशाह। तो मुसलमानों का बहादुर शाह के प्रति अपना फेवर था। दूसरा कि अवध का नवाब था ना जो वाजिद अली शाह, अंग्रेजों ने उसको हटा दिया था और अवध का विलय कर लिया था, तो मुस्लिम नाराज थे। और मोहम्मद अली बेग तो ऊपर से अवध का ही सैनिक है, तो स्वाभाविक तौर पर मोहम्मद अली बेग तो ज्यादा नाराज रहेगा। और इसने तो अंग्रेजों को कहा था कि भाई तुमने भी तो शपथ खाई थी कि हम आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन अब तुम हमारे साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? तुम्हारी संधि है और तुम्हारा काम है हमारी सुरक्षा करना। अब तुम कौन होते हो राजाओं को पद से हटाने वाले या रखने वाले? तो मोहम्मद अली बेग जैसे खूब मुसलमान, और स्पेशली ये तो अवध का था, इस वजह से ज्यादा नाराज था। इज दैट क्लियर? क्या लिखा? मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से मना कर दिया। नई लाइन से लिखना 3 जून को 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच छावनी में क्रांति हुई। नीमच छावनी में क्रांति हुई। लिख दिया? फिर लाइन से लिखना, नई लाइन से।
क्रांतिकारियों ने एक सार्जेंट तथा उसके परिवार की हत्या कर दी। एक सार्जेंट तथा उसके परिवार की हत्या कर दी। लिख दिया। क्रांतिकारियों ने एक सार्जेंट तथा उसके परिवार की हत्या कर दी। अब आगे वाला विद्रोह कल पढ़ेंगे।